एनएमएमएस एग्जाम जो कक्षा 8 वालों के लिए होना है, राष्ट्रीय आय एवं आधारित छात्र परीक्षा 2003, उसमें आज के वीडियो में गणित का पार्ट आपके सामने है। देखिए, जैसे क्वेश्चन दिए होते हैं, क्वेश्चन एक है घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात बताइए। गतियों का अनुपात क्या होता है या बताइए। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। एक घड़ी है, उसकी घंटे और मिनट की सुइयों में जो गति होती है, उनकी स्पीड होती, चाल होती, उसका रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। तो देखिए, आप ये समझ लें, थोड़े से एक उदाहरण मान लीजिए घड़ी है आपकी, ये 12 होता है, 12, 1, 2 ऐसे निशान बने होते हैं। इसमें से एक मिनट की सुई होती है, घंटे की होती है, ऐसे। और जब मान लीजिए 12 बजा है, तो घंटे की जो सुई होती है वो छोटी होती है, मिनट की बड़ी होती है, ये पता है। तो दोनों एक ही जगह होंगी, जैसे 12 बजा है तो दोनों सुइयां 12 पर होंगी। अब गतियों का अनुपात जब देखिए, हम अगर 12 से 1 तक आते हैं तो 1 घंटा हो जाता है। और तो ये जब 1 घंटे में घंटे वाली सुई 12 से 1 पर आती है, उतने समय में मिनट की सुई 12 से पूरा चक्कर लगा के फिर 12 पर आ जाती है, यानी कि 1 घंटा इसमें हो गया। एक कॉलम 12 से 1 गई, 12 से 1 में 1 खाना चली, ये हो गई घंटे वाली सुई की चाल। और ये 12 से घूम के 12 पर आ गई, पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाया, तो इसमें 12 खाने कंप्लीट कर लिए। ये 12 से चली थी, वैसे होते हुए फिर 12 पर आ गई, तो 12 से 12 तक आने में ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे 12 जो बने हुए हैं, तो है पॉइंट, ये 12 खाने की करती है कंप्लीट। 1 घंटे में ये भी 12 खाने में 1 घंटा समय हो जाता है। तो इनकी जो गतियों का अनुपात होता है वो 1:12 हो जाता है। घंटे व मिनट की, तो घंटा एक, जो घंटे की सी होती है 1 मिनट में 1 खाना आ पाती है, और मिनट की 12 खाने, यानी कि 60 मिनट। तो इनकी अनुपात हो गया 1:12। अगर लिखा हो तो मिनट व घंटे की सुइयों का अनुपात तो हो जाता है 12:1। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया है, इसमें एक बड़ा सा रूप दिया है, ऐसे 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करके दिए, कितने भी नंबर दिए हो सकते हैं, और ये इनफाइनाइट नंबर तक ऐसे ऐसे बोल दिया गया है। तो इसका मान पूछा गया, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये देखिएगा, ये 1 + 1 + 1, 1 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो 1 होता है, और आगे इसके जब जाओगे तो इसका मान जो या वैल्यू होगी वो 1 से अधिक होगा और 2 से कम होगा। इसका मान 1 व 2 के बीच में आएगा, 1 व 2 की बीच में आएगा। ऑप्शन देख लें, जो होगा वही आंसर से हो जाएगा। अच्छा, हम ये एक ऐसा क्वेश्चन आया है आपकी बुक में, उसमें दिया है पेपर में, जो बुक्स में। अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ सकता है, मान लीजिए ऐसा लिखा है 2, 2, 2, 2 ऐसे इनफिनाइट तक। तो जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका होगा 2, क्योंकि ऐसे केस में जैसे 2 है तो 2 के हम फैक्टर करते हैं तो होता है 2 और 1। ठीक, तो इसमें प्लस वाला को, ये प्लस लगा है तो बड़ा वाला हो जाता है, और अगर यहाँ माइनस लगा होता तो ये छोटा वाला हो जाता है। इतना ध्यान रखना है, इस टाइप में जब भी क्वेश्चन आए, √2 + √2 + √2 ऐसे करके, तो वैल्यू हो गई 2। और अगर यहाँ माइनस लगा हो, 2 क्यों हो गई, इसके फैक्टर किए 2 और 1 आया, तो जो बड़ा नंबर है वो आंसर हो जाता है। और अगर छोटा आता, या अगर माइनस लगा होता, तो छोटा फैक्टर है 1, इसकी वैल्यू हमारी जो होती है वो 1 आ जाती है। और अगर मध्य में पूछता तो पहले वाले की 2 और 3 के मध्य में, और माइनस वाले की 1 और 2 के मध्य में आती।
ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसे तीसरा क्वेश्चन है आपका, 17 की पावर दी गई है 15 मल्टीप्लाई 15 की पावर 24 मल्टीप्लाई 8 की पावर 20। ये क्वेश्चन लिखा है 17 की पावर 15, 15 पावर 24, 8 की पावर 20 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपकी। ठीक, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे इसमें बताना है। 17 की घात दिया गया है 15, 15 की घात दी गई है 24 और 8 की घात दी गई है 20। इसमें बोला गया है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखिए जैसे ये हमारा है 17 जो होता है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती है, तो इसका तो अभाज्य संख्या की पावर जो है आप वो ले लें, क्योंकि 17 गुणा 17 गुणा 15 बार ही लिखोगे। ठीक, और ये जो 15 लिखा है इसके फैक्टर अगर हम करें तो ये 3 और 5, यानी 3 की घात 24 और 5 की घात 24, दो बार दो, इसके फैक्टर दो हो रहे हैं, अभाज्य संख्या दो आ रही है 3 और 5, तो इसको आप 2 से गुणा कर लें, 24 गुना 48 हो गया। और ये 8 है, जब इसके गुणनखंड करेंगे हम कि 2 की घात 3 आ जाएगा, यानी 2 गुना 3 बार आएगा, तो इस 20 जो पावर है इसको 3 से गुणा कर लें, ये 60 आ जाएगा। अब इन सबको आप प्लस कर लें तो 1 2 3, इतने अभाज्य गुणनखंड हो गए, ये दिए हुए प्रश्न में आपके। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 कारें हैं, 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है। तो इनके द्वारा एक ही दूरी या समान दूरी, एक ही दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात बताना है। समय का अनुपात क्या होगा, या समय का अनुपात क्या होगा ये बताना है। 3 कारें हैं और उनकी जो स्पीड है या चाल है वो 3:4:5 के अनुपात में है। समान दूरी या एक ही दूरी को तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछा गया। तो देखो क्या करना होता है, ये जो दिया है आपका अनुपात 3:4, 3 4 व 5 का आप लासा निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो इसका जब एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा 60। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये 60 तीन तरह की थी, इसको जो अनुपात था उससे डिवाइड कर दो। ठीक, तो अगर 60 को आप पहले 3 से डिवाइड करना है, सॉरी 4 से और 5 से, जब 3 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, 4 से करेंगे 15 आ जाएगा, 5 से करेंगे 12 आ जाएगा। तो जो भी कारें हैं जब समान दूरी या एक ही दूरी को तय करेंगी तो इसमें जो समय लगेगा उसका अनुपात होगा 20:15:12। समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, 8 की पावर 2, 10 की पावर 2, 12 की पावर 2, ऐसे कर करके 20 की पावर 2 तक मिलता है। ठीक है, और पूछा गया है
इसका योगफल का योगफल क्या होगा? योगफल बताना है आपको। 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 2। देखिए ये 2 की पावर 2 4 6 ये सब 2 से यानी सारी सम संख्याएं हैं। सम संख्या 2 से डिविजिबल होती है, 2 से विभाजित हो जाती है। इसमें 2 कॉमन है और सब में पावर 2 है। 2 की पावर 2 या 2 का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। 2 की पावर 2 ले लेंगे तो ये तो बचेगा 1 और ये बचेगा 2 की पावर 2, ठीक है। और ये बचेगा 3 की पावर 2, ये बचेगा 4 की पावर 2, ऐसे ऐसे करके आप ये बचेगा लास्ट में 10 की पावर 2, ठीक। इतना हो गया आपका। जब इतना तो आप कर ही लेंगे, ये कॉमन ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका योगफल पता करना। तो इसी के आगे मैं बता देता हूँ। तो 2 का स्क्वायर लिख दें आप 4। अच्छा ये 1 से लेके कितनी भी वर्ग संख्याएं हो, वर्ग हो और उनका हमें 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग ऐसे दिया हो और उनका हमें योग पता करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है n। n कितना होता है, इसका फार्मूला होता है n n-1 2n-1 अपॉन 6। ये इसका फार्मूला होता है। तो जब ये इसका फार्मूला अगर आपको पता है और आगे हमारा कितना है 4, तो हमें क्या करना है, ये 4 तो आपको लिख ही लेना है। n यहाँ कितना है 10 और ये कितना हो जाएगा 10-1 9 और ये n+1, ये प्लस होता है n+1 2n+1, तो ये हो गया n 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 21 और 5 में 6। 2 से इसको डिवाइड किया 2, ये आ गया 3, इसको डिवाइड किया 7, ठीक है। तो ये हो गया 220 इंटू 7, ये आ जाएगा 1540, 1540 इनका योगफल आ जाएगा। 2 के वर्ग 4 का वर्ग यानी 2 से लेके 20 तक की सारी सम संख्याओं के वर्गों का योग हमारा क्या आ गया 1540। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसी संख्या के क्वेश्चन लिखा है, किसी संख्या के 80% से 80 घटाने पर 80 प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ। तो संख्या बताओ। किसी संख्या के 80% से 80 घटाने पर 80 प्राप्त होता है। देखो उल्टा कर लो, 80 घटाने पर 80 प्राप्त होता है, तो हम क्या कर लें, ये पहले पता कर लें कि 80 प्लस 80 कर लें। उल्टा करना पड़ता, 80 घटाने पर 80 आता है, तो ये पहले संख्या पता कर लें कि हम किसमें 80 घटाएं, जो 80 है तो 80 80 जोड़ लिया, कितना हो गया 160। 160 हो गया। अब ये जो संख्या में पता करना है उसका 80% है, तो इसमें क्या करते हैं आप बटे 80 और परसेंट मतलब गुणा 100। 80 दूना 160 और 100 दूना 200। देखिए कितनी आसानी से आपका उत्तर आ गया। इसके बाद आपको विकल्प देखना है और अपना उत्तर चुनना है। अब ये लिखा है दूसरा क्वेश्चन, किसी वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का बराबर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपको पता करना है, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या
वह वर्ग की भुजा का अनुपात पता करना है, अनुपात ज्ञात करना है। देखिए हमें क्या करना है, वृत्त की भुजा, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा का अनुपात करना है और क्षेत्रफल बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और भुजा की साइड, जैसे हमने वृत्त की त्रिज्या मान लिया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग की भुजा हम ए ले लें या एक्स ले लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मान लिया ए ले लिया तो ए स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर है तो बीच में हमने बराबर का निशान लगा दिया। अब जब इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो आप ये कह रहे थे कि त्रिज्या किसकी, वृत्त की, और वर्ग की भुजा का अनुपात पता करना है और इनके क्षेत्रफल बराबर है। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या आर है तो क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, वर्ग की भुजा ए है तो हो गया ए स्क्वायर। अब इसको अगर हम ऐसे लिख लें आर स्क्वायर अपॉन, या ऐसे हम लिख लें पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम नीचे ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पाई। अब इसको फिर आप ऐसे लिख सकते हो आर अपॉन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन पाई। आर अपॉन ए आप लिख सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट वाई ए पाई, और इसको लिख सकते हो 1 अंडर रूट पाई। ये हो गया इसका आंसर आपका। अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो वर्ग की त्रिज्या और वर्ग की भुजा में एक अनुपात अंडर रूट पाई का अनुपात होता है, और अगर उल्टा पूछा जाए तो अंडर रूट पाई और एक हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है एक, किसी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के अंतः व बाह्य कोणों का अनुपात 1:3 है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं या साइड है ये बताना है। ठीक, आपको क्या करना है, एक छोटा सा सोल्यूशन होता है। कोई समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक अंतःकोण बराबर हो, और जब अंतःकोण बराबर है होता है तो उसका बाह्य कोण भी बराबर होता है। तो जो अंतः और बाह्य में दिया गया अनुपात 1:3, तो उल्टा दे दिया गया, अंतः और बाह्य पूछेंगे तो 3:1, और बाह्य और अंतः होगा तो 1:3। देखो जब कोई त्रिभुज बनता है, चतुर्भुज बनता है, तो अंतः बाह्य का जो कोण होता है उन दोनों का योग 180 अंश होता है। 180 को हमें डिवाइड करना है 4 से, 4 क्यों, जो अनुपात दिया है उसका योग कर लिया। और हमें इसमें हमेशा जब हमें किसी चतुर्भुज की भुजाएं पता करनी होती हैं तो बाह्य कोण की जरूरत होती है। तो बाह्य कोण को हमें पता कैसे करते हैं, जैसे अंतः को बाह्य कोण का योग बताया गया 180 अंश होता है, अनुपात क्या दिया है 3:1, तो इसको जोड़ लिया, और बाह्य का अनुपात है 1 तो इससे गुणा कर दिया तो आ जाएगा 45 अंश। ठीक, और जब भुजाएं पता करनी है, भुजाएं जब पता करनी होती हैं किसी भी चतुर्भुज की हो, चाहे बाह्य कोण 45 हो, चाहे 30 हो, चाहे 60 हो, चाहे 80 हो, कुछ भी हो, तो उसको हमेशा हम 360 से भाग करते हैं, 360 को भाग कर देते हैं जो बाह्य कोण होता है, और बाह्य कोण हमारा कितना आया 45। कैसे आया, अंतः और बाह्य कोण का जो अनुपात होता है तो उसको हमेशा योग कर लें और 180 को उससे भाग कर दें, और बाह्य कोण का जो अनुपात है उससे गुणा करते हैं तो हमें बाह्य कोण आ जाता है।
और भुजाएं पता करने के लिए हमेशा त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज कुछ भी हो, समचतुर्भुज होगा अगर, तो उसको हमें बाह्य कोण से ही डिवाइड करना होता है। तो 360 को अगर हम 45 से भाग करेंगे तो 8 भुजाएं आ जाएंगी। ठीक है, इसका ये फार्मूला होता है n-1 इंटू 90। ठीक है, ये होता है आपका, ऐसे कर सकते हैं n-2 इंटू 180। अगर कोण पता करना है आपको तो जितनी भुजाएं हैं उसमें -2 कर लें और 180 से मल्टीप्लाई कर लें, तो त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग आ जाता है। और भुजाएं पता करनी हो तो 360 से वो बाह्य कोण से डिवाइड करते हैं तो भुजाएं आ जाती हैं। ठीक, और अगर n से भाग कर दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा 8 आया, तो 8 - 2 6 और गुणा 180, और इसको अगर हमें पता चला कि 8 भुजाएं हैं हमारी, तो 8 से भाग कर देंगे तो अंतःकोण आ जाएगा। ठीक है, इससे हमें उसका सारे अंतःकोणों का योग आ जाएगा। और अगर इसी को अगर हम ऐसे कर दें तो इसका प्रत्येक अंतःकोण आ जाएगा, ये अंतःकोणों का योग आएगा। और ये दूसरी चीज है, उसमें प्रत्येक अंतःकोण आ जाएगा। और भुजाओं की संख्या पता करनी है अगर, तो 360 को बाह्य कोण से हम भाग कर देंगे, और अंतःकोण अगर पता है 180 से माइनस कर देंगे तो बाह्य कोण आ जाएगा। सब चीज आप पता कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया है e इक्वल टू x प्लस 1/x, p माइनस 1/p की वैल्यू पता करनी है। इसको अगर हम सॉल्व कर लें, एलसीएम लेके, ये आ जाएगा x² प्लस 1/x। तो 1/p पता कर लें, ये हो जाएगा x² प्लस 1। जब p हमारा ये आया तो 1/p इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमें वैल्यू पता करनी है इसकी, p माइनस 1/p। तो p हमारा क्या था, x² प्लस 1/x माइनस ये हमारा था 1/p की जो वैल्यू है हमारी वो है x/x² प्लस 1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा एलसीएम आ जाएगा x² प्लस 1। इसको ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x4 प्लस 1 प्लस 2x², और ये हो जाएगा x²। अब इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे x4 आ जाएगा, x² आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, और ये x और ब्रैकेट में x² प्लस 1 बना रहेगा आपको। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो x³ प्लस x आ जाएगा। ये तो ऐसे ऑप्शन दिया होगा आपका, अगर ऐसे नहीं दिया होगा तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दें, x कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, x³ प्लस x हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। ये बताना है √5 प्लस 4/3 कैसी संख्या है, ऐसी संख्या है। जानते हैं ये रूट में लिखा है और 5 लिखा है। 5 प्राइम नंबर होता है, और किसी भी प्राइम नंबर को अगर रूट के अंदर लिखा गया है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या हो रही है, अपरिमेय या इरेशनल। और इसमें हमें 4/3 रेशनल नंबर प्लस किया गया। तो हम जानते हैं किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो जो भी रिजल्ट आता है वो अपरिमेय ही रहता है। या परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का गुणा किया जाए या भाग किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए तो वो अपरिमेय ही रहती है। ये पूरी संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें लिखा हुआ है 2x प्लस 4/x इक्वल टू 9 के मूलों का योग, के मूलों का योग बताना है।
मूलों का योग हम जानते हैं क्या होता है। पहले इसको हम द्विघात समीकरण बना लेंगे उससे। तो इसके नीचे 1 ले लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगी x, हो जाएगा 2x² प्लस 4 इक्वल टू 9। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2x² प्लस 4 इक्वल टू 9x। आगे जब इसको और हम करेंगे 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी द्विघात समीकरण बन गया हमारा। और द्विघात समीकरण जब बन गया तो इनके मूलों का जो योग होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और ये होता है क्या, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी मतलब जो कांस्टेंट टर्म है आपका, और बी जो एक्स है, और ए जो x² है। एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हो, हमें पावर देखिए, जिसकी पावर 2 है वो ए, जिसकी पावर 1 है एक्स या ए जो भी, वो बी, और जो कांस्टेंट है वो सी। तो माइनस बी अपन होता है, बी यहाँ है क्या, -9, ये माइनस हो जाएगा +9, और ये है हमारा 2। तो इसके मूलों का योग हो गया हमारा 9/2 या 9/2 हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, 1 और 101 के बीच की सम संख्याओं का योग। 1 से 101 के बीच की सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग देखिए, ये जो संख्याएं होती हैं 2 4 ऐसे करके, ये 100 तक होती हैं हमारी, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 2 4 ऐसे ऐसे करके 100 तक होती हैं। तो इसमें n हमारा हो जाता है 50। इसका सोल्यूशन इधर है, n हो जाएगा 50 और b हो जाएगा 2। ठीक, तो इसका जो हम सम पता करेंगे, या तो हम ऐसे पता कर सकते हैं 50 और दूसरा हमारा हो गया ए हो गया 2, एन हो गया ये 50, ए प्लस ए एन, यानी जो लास्ट में है हमारा लास्ट नंबर 100 और पूरे का 2 हो जाएगा 50 इंटू 100, 2/2 से इसको काट दिया 51। और इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2550, तो 2 से लेके 1 से लेके 101 तक की सभी सम संख्याओं का योग हमारा कितना आ गया, 2550। या हम इसमें ऐसे बोलते हैं कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना हुआ, तो दोनों एक ही चीज है। तो 2 से लेके देखो हम कैसे करते हैं, 2 हमारी छोटी संख्या जो पहली संख्या हो गई, जो हमारा वो बनेगी जाके 80 समांतर श्रेणी, तो उसमें आएगा 2 4 6 8 10 ऐसे करके 100 तक संख्या। पहला अक्षर जो होता है वो लेटर जो होता है 2 आया, वो हमारा हो गया ए, यानी पहला टर्म। दूसरा 4, तो इनका जो डिफरेंस निकालेंगे A2 - A1 वो हो गया 2, n हो गया हमारा 50। तो जब हम पता करते हैं तो n/2 a प्लस ए एन कर देते हैं। ए एन मीन्स एल भी बोल सकते हैं, ए एन और लास्ट टर्म हमारा सेम में बात होती है। तो n हो गया 50/2 a प्लस एल या ए एन 102 हो गया। इसको बस सॉल्व किया तो हमारा इनका योग आ गया। ऐसे किसी भी संख्याओं का हम योग एपी के फार्मूले से पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। ये है 1/3 c² -2c - 9 के गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड या फैक्टर करने हैं इनके। ठीक, तो फैक्टर कैसे करते हैं हम, ये द्विघात समीकरण है, ये c² और ये, तो पहले हम इनका गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा, 9 का 1/3 से करेंगे 3 आ जाता, और ये वाला निशान देखा जाता माइनस, या माइनस लगा है तो माइनस करने में हमें बीच का नंबर आना चाहिए, 2 है वो, तो हम 3 और 1 नंबर ले सकते हैं। ये वैसा हो जाएगा 1/3 c² प्लस c माइनस 3c माइनस 9, ये हो गया। कैसे हमने बताया कि जो a और c का मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आ जाएगा 3,
अब माइनस करने को आपको चाहिए तो ये होता है 3 माइनस 1। माइनस क्यों करने भी ये हो गया माइनस का, अगर प्लस होता तो प्लस करने पे आना हो। अब देखो इन दोनों में भी हमें सी कॉमन मिल रहा है सीधा सीधा, तो 1/3 सी प्लस 1। और यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 3, तो ये हो जाएगा हमारा सी प्लस 3। या हम इसमें ऐसे लिख लें इसको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 सी प्लस सी। ठीक है, तो इसमें कॉमन हमारा हो जाएगा 1/3 सी, यहाँ बचेगा सी और यहाँ हो जाएगा 9। यहाँ कॉमन हो गया 1, ये हो गया सी माइनस 9। ठीक, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ऑप्शन ऐसा ना दिया हो आपका तो हम क्या करें, 1/3 सी, तो ये हमारा बना क्या, सी माइनस 9 और 1/3 सी प्लस 1, ये बन गया जाके। अगर इसको हमें कुछ चेंज करना है, अगर ऑप्शन ऐसे नहीं आ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, इसको जैसे अगर हम सॉल्व कर लें, सी माइनस 9 ऐसे ही बना लेने दें, तो ये अगर हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ऐसा था नहीं, सी प्लस 3/3, यानी ये 1/3, यहाँ से फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 सी माइनस 9, और ये हो जाएगा सी प्लस 3। तो इसको जब हम करें तो ये आ जाएगा सी-3 सी/3 -3 सी/3 इसको अपन जब कर देंगे तो 1/3, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा सी प्लस 3, और इसको चाहे लिखते हैं हम 1/3 सी। इस तरह से ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 14, ये लिखा है एक पिता पिता पुत्र की आयु का 7 गुना है। कार्ड में क्वेश्चन लिख रहा है आयु का 7 गुना है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु का 13 गुना था, पुत्र की आयु का 13 गुना था। ठीक, अब इसमें पता करनी है पुत्र की आयु क्या होगी। पुत्र की आयु पूछी जा सकती है, पिता की आयु पूछी जा सकती है, दोनों का अनुपात पूछा जा सकता है, कुछ भी आप पता कर सकते हो। अच्छा, इसमें देखो, इसमें ऐसे क्वेश्चन पहले ऑप्शन देख लेना, ए है 32, बी है 30, सी है 28 और डी है 24। अब देखिए हम पहले पॉइंट पर चले जाए कि एक पिता अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है। 7 गुना है यानी इसमें वही आंसर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो इसमें तो केवल एक ही संख्या है जो 7 से डिवाइड होती है, वो है 28। तो कंफर्म है कि यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा जब अगर ऐसे संख्याएं होती हैं जो 7 से डिवाइड हो रही होती तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे, ये हो गई पुत्र की आयु, पिता 7 गुना 7x, 2 वर्ष पहले, मतलब 2 वर्ष पहले दोनों में 2 वर्ष इनकी आयु कम रही होंगी, माइनस कर दिया। अब ये पिता की उम्र है, ये पुत्र की उम्र है, पिता 13 गुना है तो पुत्र में 13 से गुणा कर दें तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। अब इसको गुणा करेंगे तो 13x - 26 बराबर 7x - 2। अब इसको आप इधर ले आए, 13x - 7x इक्वल टू -2 प्लस 26, 6x इक्वल टू 24, x इक्वल टू आ जाएगा 4। x क्या था, ये हो गई पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, और पिता की पता करनी है तो वो थी 7x, तो ये हो जाएगा 7 × 4 इक्वल टू 28 या 28 वर्ष। ये आपको पहले ही ऑप्शन से बता दिया गया था। ये हो गया 14 नंबर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। एक पहिए की त्रिज्या
एक पहिया है कोई, एक पहिए की त्रिज्या 1/4 मीटर है। एक पहिए की त्रिज्या 1/4 मीटर है। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? लगाने पड़ेंगे। त्रिज्या दी है, हम ही जानते हैं जो पहिए का परिमाप होता है या परिधि होती है वो एक चक्कर में चली गई दूरी होती है। तो जो परिधि होती है पहिए का तो ये होता है 2πr, 2 × 22, पाई की वैल्यू भी होती है और त्रिज्या है 1/4। दो से इसको काटा तो ये आ गया 11। ठीक। अब ये दिया है 11 किलोमीटर, ये है मीटर में आपका, और 11 किलोमीटर दूरी दी गई, कितने चक्कर लगाने हैं? तो जो चक्कर लगेंगे, चक्करों की संख्या आपने मान लिया n। n बराबर जो 11 किलोमीटर है इसको मीटर में बदलेंगे तो 11,000 मीटर हो जाएगा। और अपान ये आया कितना है 11/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर, मीटर मीटर हो जाएगा खत्म। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा 1000। अब 1000 का जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 7000 चक्कर आ गया। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लें। कोई पहिया है, एक चक्कर में जो दूरी तय करता है उसको परिधि बोलते हैं। तो आपने पहिए की परिधि निकाल ली, और यही अगर हमारा चतुर्भुज या आयत होता तो उसमें हम परिमाप बोलते हैं। तो उसको निकाल के फिर जितनी दूरी तय करनी है एक चक्कर में जितनी करता है उससे डिवाइड कर दिया तो चक्करों की संख्या या जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको पता चल जाते हैं। अब नंबर है 16। जैसे दिया गया 2 की पावर 60, 2 की पावर 60 और 3 की पावर 45, 2 की पावर 60, 3 की पावर 45, 2 की पावर 60, 3 की पावर 45, 4 की पावर 20 और 5 की पावर 20। इसको करना है, हमें बताना है कि कौन सबसे छोटी और कौन सबसे बड़ी संख्या होगी, ये बताना है। जैसे ये लिखा है 2 की पावर 50, 3 की पावर 45 और 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 2 3 ये जो पावर है 10 से विभाजित हो रही है, तो इनकी पावर हम 10 बना लें तो बेस हमें कंफ्यूजन पता चल जाएगा कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो इसकी पावर अगर 10 करनी है तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 5 और 10, क्योंकि 5 दाम 50 होता है। इसको हम लिख देंगे 4 की पावर 3 और 10, इसको हम लिख देंगे 5 की पावर 2 और पावर 10। अब ये 10 से नहीं होता है तो इसको हम 10 के करीब ले आते हैं, देख लेते हैं। तो इसको हम 5 से भाग करें तो 9 आएगा। तो जब इसको हम 9 करेंगे तो यानी 3 की पावर 5 और 9 ये आ गया। ये 2 की पावर 5 कितना होगा 32 की पावर 10, और ये 3 की पावर 5 जो हो गया ये हो जाएगा आपका 243 की पावर 9, और ये 4 की पावर 3 64 पावर 10, 5 की पावर 2 25 पावर 10। अब देखिए जिनकी पावर 10-10 है उनमें तो सबसे क्लियर हो गया कि ये वाली संख्या बड़ी होगी पहले सबसे, फिर सबसे बड़ी, उसके बाद ये होगी, फिर ये होगी। तो ये सबसे छोटी पता चल गया ये। अब सबसे बड़ी कौन होगी? देखो इसकी पावर 10 है और इसकी पावर कितनी है 9। ठीक। तो अगर इसको आप लिखोगे ये 64 की पावर 10 है, ये 243 की पावर 9 है, इससे बहुत बड़ा नंबर है। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, यानी आपका ये उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या वाली कौन होगी 3 की पावर 45।
और सबसे छोटी कौन हो गई, 5 की पावर 20। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, आसान सा लग रहा है मेरे को। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको बतानी है जो 269 में, अच्छा लिखा है 269 में, 269 269 में क्या जोड़े की संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। जिससे अब कुछ वर्ग तो हमें याद होते हैं बच्चों, 16 का वर्ग और 17 का वर्ग। ये जो संख्या है 16 के वर्ग से बड़ी है और 17 के वर्ग से छोटी है, क्योंकि इसका वर्ग होता है 256, इसका होता है 289। तो अब हमें क्या करना है कि 17 के वर्ग से इसको घटा देना है, 289 में 269 घटा दें तो पता चल जाएगा क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि क्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग जाए, तो अब इसमें 16 का वर्ग घटा देते हैं, हो जाता 13। 269 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 20 जोड़ा गया। वो कैसे आया कि संख्या 16 और 17 के बीच की संख्या है, के वर्ग की, 16-17 के बीच के वर्ग की, 16 और 17 के वर्ग के बीच में आती है। तो अगर इसमें जोड़ने की बात की गई तो बड़ी वाली संख्या का वर्ग करके इसको घटा दें, घटाने की बात की जाए तो छोटी वाली संख्या का वर्ग करके इसमें से घटा दें, ये हो जाता है। और नहीं तो वर्गमूल करके दिखाएंगे घटा घटा भाग बीच से, तो भी आप कर सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है जैसे 3 नंबर, 9 की पावर दिया है 2x - 1 इक्वल टू 2 की पावर 5 - 5 ऐसे। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 32 - 5 ये 27 आ जाएगा। 2 की पावर 5 या 2 की पावर 5 32 - 5 27। और इसको अगर हम लिख लें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x - 1 हो जाएगा। ये 3 की पावर हो जाएगी 4x - 2 और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। बेस एक जैसा हो गया तो हमारा बन जाएगा अभी 4x - 2 बराबर 3, ये और ये बराबर, तो 4x बराबर 5, x बराबर हमारा 5/4, ये सही उत्तर हो गया। x का मान इसमें हमें पता करना था, तो ये आ गया आपका। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, 1/3 -1 -1/4 -1 और ये -1 पूरा इस तरह से लिखा हुआ। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये घात जब भी माइनस में होती है तो संख्या पलट जाती है, भी हो जाएगा 3, ये माइनस, ये भी माइनस, ये हो गया 4, ये दोनों सॉल्व हो गए। अब बचा हमारा ये, यहाँ पर माइनस है, तो अगर इसको हम 3 - 4 करेंगे तो -1 आएगा। अब इसकी पावर -1 है तो ये -1 ही रहेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए -2 -3 कुछ आता हो, पावर में -1 होती, तो अगर -2 होता तो ये हो जाती -1/2। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं का योगफल 11 या 11 व गुणनफल 18 है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये, बस आपको सिर्फ एक बार ध्यान रखना है, वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 11 व गुणनफल 18 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग जब भी पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आंसर टिक करना है, योगफल ऊपर लिख दीजिए और गुणनफल नीचे लिख दीजिए। पिछले जो मैथ का वीडियो था मैंने उसमें बताया था कि वो ऐसी संख्या थी कि 1/3 और 1/4, 3 और 4 का व्युत्क्रमित हो गया 1/3 1/4, तो मैंने बताया था इनको जोड़ के ऊपर लिख दो, गुणा करके नीचे लिख दो। तो इसमें साफ साफ दिए ही है, योग वो दिया है, गुणनफल दिया है, तो योग ऊपर लिख दिया, गुणनफल नीचे लिख दिया, 11/18 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये बोलते कि दो संख्याओं का अंतर 11 है और
योगफल, दो संख्याओं का अंतर 11 है और गुणनफल 26 है, तो अंतर ऊपर लिख देते और गुणनफल नीचे लिख देते। गुणनफल हमेशा नीचे लिखना, योगफल दिया तो योगफल ऊपर लिखना है और अंतर दिया तो अंतर नीचे करना है। वीडियो पूरा देखो तभी समझ में आएगा। पेपर का में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो देखना है, कोई आपका चार्ज नहीं लगना है, कुछ नहीं लगना। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में आपके लिए ये मददगार होगा। वीडियो पूरा देखें और इसके बाद अभ्यास करें। जय हिंद, धन्यवाद।